हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग की शुरू हो रही है आपराधिक विधि या आईपीसी कह सकते हैं। बीएचयू एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, एलएलएम। इसके अलावा आप जब जो है पीसीएस देंगे जुडिशरी का एलएलबी के बाद, पीसीएस या यूपीएससी में आपका अगर लॉ मेंस रहा हो, सब्जेक्ट लॉ मेंस आप लेंगे, या एलएलबी पास करने के बाद जब आप एलएलबी एंट्रेंस पास करने के बाद जब आप वहाँ पे क्लास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको अभी जो पढ़ना है तो वो एलएलबी के लिए, एलएलबी एंट्रेंस के लिए। तो उसके लिए लीगल में आपराधिक विधि भी है, यानी आईपीसी। तो आपको नॉर्मल जो है कोई धारा पूछ देगा या किसी चीज़ का कोई शब्द देके उसका मतलब पूछ देगा। 8 से 10 प्रश्न जो है लीगल से आ सकते हैं, ठीक आते हैं। तो कुछ प्रश्न जो है आपराधिक विधि से भी होते हैं। प्रश्न किस टाइप के आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 4-5 भाग इसकी बन सकती है, जितनी ज़रूरत होगी एलएलबी एंट्रेंस के लिए उतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, ये पहला भाग है लीगल के लिए। तो पहला है अपराध को परिभाषित करिए, डिफाइंड क्राइम। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40, तो अपराध की जो परिभाषा है वो धारा 40 में है। आपको सारी धाराएं जो है याद रखनी है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार प्रत्येक कृत्य या कार्य लोप अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। मतलब वो ऐसा कार्य जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या दंड संहिता में दंड का प्रावधान है, वैसा सभी कार्य जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। विभिन्न विद्वानों ने अपराध को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध एवं लोकहित के लिए हानिकारक है। ब्लैक स्टोन ने अपराध की क्या परिभाषा दी है, तो उन्होंने कहा है अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया जाता है। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया जाता है, ब्लैक स्टोन कहते हैं। स्टीफन का क्या कहना है, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में अधिकार का उल्लंघन ही अपराध है। तो इस प्रकार से अपराध के लिए कम से कम 2 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला क्या तत्व है, किसी कृत्य या किसी कार्य का किया जाना या किसी कृत्य का लोप होना, कोई कार्य होना, किसी कार्य का होना जो है अपराध के लिए जरूरी है। और दूसरा जो होता है वो होता है दूषित आशय या दुर्भावना, तथा इन कृत्यों या अपकृत्यों के लिए दंड विधि में दंड जो है नियत हो। तो पहला क्या होगा, किसी कार्य का कृत्य का किया जाना, दूसरा दूषित आशय। प्रश्न 2 है आपराधिक मनोस्थिति या दुराशय से आप क्या समझते हैं। ये देखिए कम से कम 4 से 5 बार बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस में पूछा है। पेपर ऑफ प्रीवियस ये सॉल्व करिए, उसमें पूछा गया है मेंस रिया का क्या मतलब है। मेंस रिया का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है आपराधिक मनोस्थिति। तो जहाँ पे मेंस रिया होगा वो आपराधिक मनोस्थिति। मैक्सिमम बार हो सकता है 2019 में भी यही प्रश्न आ जाए। तो कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है मेंस क्रिया का क्या मतलब है। तो आपराधिक मनोस्थिति या जिसे दुराशय, इन दोनों नाम में से कोई भी एक आ सकता है, आपराधिक मनोस्थिति या दुराशय। तो दुराशय जो है अपराध के लिए एक आवश्यक तत्व है। यहाँ पे जो दूषित आशय या दुर्भावना है वही यहाँ पे दुराशय दिया है। तो दुराशय अपराध के लिए एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य है द्वेषपूर्ण या आपराधिक आशय। आंग्ल विधि में एक सूत्र है, ये सूत्र है, इसके अनुसार क्या इसका मतलब है, कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता। क्या है, कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। यही जो है मेंस रिया का मतलब है।
अब 3 से 4 बार जो है प्रश्न पूछा हुआ वहाँ पे बेचू एलएलबी में जंगम संपत्ति को परिभाषित करिए, मतलब जंगम संपत्ति किसे कहते हैं। तो उसमें गाय दे देगा और 3 और ऑप्शन दे देंगे, यानी 4 टोटल ऑप्शन। तो जंगम संपत्ति क्या है, ये है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसे मूव कराया जा सके, जैसे गाय, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन्हें मूव कराया जा सकता है, तो इसीलिए इसका नाम है जंगम संपत्ति। ठीक। और इमूवेबल में जैसे धरती हो गया, कोई अस्थायी निर्माण हो गया जिसे हटा नहीं सकते, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो जंगम संपत्ति, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में जंगम संपत्ति के विषय में बतलाया गया है। तो इंट्रेंस में आपको जंगम संपत्ति से संबंधित धारा के बारे में पूछा जा सकता है, जंगम संपत्ति से संबंधित कौन सी धारा है, या धारा 22 किससे संबंधित है। तो धारा 22 जो है जंगम संपत्ति के विषय में बतलाता है। जंगम संपत्ति शब्द से आशय है कि हर भांति की मूर्त संपत्ति, किंतु भूमि वे चीज़ें जो भूमिबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। मतलब क्या है, वह संपत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई हो, जिसे हटाया जा सकता है, वह चल संपत्ति है, जैसे किताब, जेवर, पंखे, बर्तन। इसमें एक बार जो है गाय भी पूछा था, ऑप्शन में गाय डाला था, तो गाय जो है जंगम संपत्ति होती है। प्रयत्न कब दंडनीय है, व्हेन अटेम्प्ट इज पनिशेबल। तो भारतीय दंड संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। प्रयत्न जो है अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम है। प्रयत्न अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम है। जब अपराधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु कुछ कारणवश जब अपराधी अपने उद्देश्य यानी किसी की हत्या करनी हो तो उसके लिए प्रयत्न करता है, तो उस पर जो है हत्या का अटेम्प्ट लगता है, हत्या का आरोप लगता है। ठीक। परंतु कुछ कारणवश अर्थात किसी बाह्य कारण से जो उसके नियंत्रण से परे था, जिससे वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध करने का प्रयत्न किया। इसमें केस है अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य, ARI 1961 के मामले में ये निर्धारित किया गया कि तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न आरंभ होता है एवं किसी कृत्य का किया जाना अपराध के निमित्त अगला कदम होता है, जो सदैव दंडनीय। तो तैयारी के बाद जो है प्रयत्न होता है। तो सीरीज क्या होती है, पहले तैयारी होती है, फिर प्रयत्न आरंभ होता है, और सबसे लास्ट में अपराध होता है। तो ये सीरीज भी आपको याद रखना है। पहले क्या होती है, पहले तैयारी होती है। भाई किसी की हत्या करनी है तो पहले आप तैयारी शुरू करेंगे, फिर उसको हत्या करने का प्रयत्न करेंगे। तो तैयारी, प्रयत्न और लास्ट में अपराध। तो ये सीरीज भी आपको याद रखना है। तो तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न का आरंभ होता है। तथ्य की भूल कब क्षम्य है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। तथ्य की भूल कब क्षम्य है। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, परंतु तथ्य की भूल क्षम्य है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। डेट स्टेटमेंट जो है आया हुआ था, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, परंतु तथ्य की भूल क्षम्य है। उदाहरण से आप समझ लीजिए, क ख पर चाकू से वार करता है, क ख को चाकू से वार करता है, ख को चोट लगती है तथा खून बहता दिखाई देता है। ग यह देखता है तथा यह मानते हुए कि क ने ख पे जानलेवा हमला किया है तथा हत्या के प्रयास का दोषी है। क को गिरफ्तार करता है क्योंकि उसे यह विश्वास है कि ऐसे अपराधी को सक्षम अधिकारी के समक्ष ले जाने हेतु कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। फिर क्या होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रश्नगत घाव एक साधारण घाव निकलता है, जिसके संबंध में एक साधारण व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। अब ग पर उसे गिरफ्तार करने के लिए धारा 342 के अंतर्गत संदोष परिरोध, 342 जो है संदोष परिरोध की धारा है, पर मुकदमा दाखिल करता है। ग को धारा 79 के बचाव का लाभ मिलेगा, धारा 79 के बचाव का लाभ मिलेगा
तथा ग क के संदोष परिरोध के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने क को सद्भावनापूर्वक यह मानते हुए गिरफ्तार किया कि तथ्य के अंतर्गत उसे ऐसा करने का अधिकार था। यानी उसे तथ्य की भूल हो गई। क जो है ख को मारता है, ग को लगता है कि क ने हत्या की है ख को, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ऐसा इसको जो चोट लगी थी वो साधारण चोट निकलती है। अब क्योंकि ग जो है हत्या के लिए क को गिरफ्तार कर लेता है, तो क जो है 342 के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा करता है संदोष परिरोध का। लेकिन इसके लिए ग को कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल हुई है ग से। सहमति को परिभाषित करें। तो भारतीय दंड संहिता में सहमति को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संहिता में कई स्थानों पर सहमति शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। सहमति से आशय वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है अपहानि की जोखिम को उठाने के लिए तैयार है यदि कोई अपहानि घटित होती है। सहमति से किए गए कार्यों को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। कूटकरण से भी प्रश्न आए हैं। कूटकरण क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 28 जो है कूटकरण को परिभाषित करती है। धारा 28 कूटकरण को परिभाषित करती है। ये धारा आपको याद रखना है। इसके अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के सदृश इस आशय से निर्मित करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या संभाव यह जानते हुए कहता है कि प्रवंचना की जाए, वह कूटकरण करता है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसा ही, ये लाइन आपको याद रखनी है। 28(1) के अनुसार कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल वैसा हो। 2 के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे, यानी एक समान दोनों चीज हों, तथा सादृश्य ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की प्रवचना हो सकती है और यह साबित न किया जाए, तब उपधारणा की जाएगी कि व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस सदृश बनाता है तब उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवचना करने का था। प्रवचना यानी नकल से संबंधित है, एक चीज से दूसरे चीज की नकल। प्रयत्न और तैयारी में अंतर। अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में अंतर क्या है? प्रयत्न और तैयारी में अंतर क्या है? हत्या से भी समझ सकते हैं कि हत्या के प्रयत्न और तैयारी में क्या है। तो प्रयत्न करना अपराध माना जाएगा, प्रयत्न करना अपराध माना जाएगा, ऊपर बताया जा चुका है। लेकिन तैयारी करना स्वयं में अपराध नहीं है। यानी किसी की हत्या के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना अपराध है। प्रयत्न तब कहा जाता है जब किसी अपराध को करने की चेष्टा की जाती है। प्रयत्न तब कहा जाता है जब किसी अपराध को करने की चेष्टा की जाती है। किसी अपराध को करने के लिए साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी करना है। किसी अपराध को करने के लिए साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी है। संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। संहिता सामान्यतः अपराध की तैयारी करने को दंडनीय अपराध घोषित नहीं करती। ये दोनों में मेन डिफरेंस है 3। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? आपराधिक षड्यंत्र को सन 1913 से पूर्व धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का एक तरीका माना जाता था तथा अपराधी को धारा 109 के अंतर्गत दंडित किया जाता था। परंतु 1913 की भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके एक नवीन अध्याय 5 क जोड़ा गया। इसके अनुसार इस अध्याय में 120 क और 120 ख 2 धाराएं जोड़ी गई। तो आपराधिक षड्यंत्र की धारा कौन कौन सी है? 120 क, 120 ख। 120 क, 120 ख दोनों धाराएं याद रखिए आप। आपराधिक षड्यंत्र इम्पॉर्टेंट धारा है ये। 120 क, 120 ख। 120 क जो है आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को परिभाषित करती है। 120 क
आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को परिभाषित करती है तथा धारा 120 ख आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान करती है। 120 क क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को परिभाषित करती है। 120 क आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को और दूसरा जो है ख आपराधिक षड्यंत्र के दंड को। 120 क की परिभाषा के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भी आप देख लीजिए। जब दो मतलब कम से कम दो व्यक्ति चाहिए षड्यंत्र के लिए, अकेले आप आपराधिक कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते, तो दो या दो से अधिक। जब दो, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? दो, अधिकतम कुछ भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पहला कोई अवैध कार्य, दूसरा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति जो है आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पहला कोई अवैध कार्य, दूसरा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षधारों द्वारा नहीं किया जाता। उद्देश्य तत्वहीन है। अब विधि विरुद्ध जमाव भी आप देख लीजिए क्या होता है, इससे भी प्रश्न आए हैं। किस धारा 141 के अंतर्गत है, तो प्रश्न आया हुआ था विधि विरुद्ध जमाव भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो सीधा सीधा है धारा 141। तो सीधा आप धारा आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, डिटेल में आपको पढ़ा दिया जा रहा है कि कुछ इधर उधर भी प्रश्न आए तो आप जो है आसानी से कर लें। विधि विरुद्ध जमाव लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। तो विधि विरुद्ध जमाव पहला क्या है? लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। ये चीज क्लियर? विधि विरुद्ध जमाव लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। यह व्यक्तियों के ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को अपराध माना गया है जो लोक शांति को भंग करने के लिए एकत्र हुआ हो। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 141 जो है विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। इस परिभाषा के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों, तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों की जरूरत होती है। ये एकदम रट जाइए, प्रश्न यहीं से आता है। न्यूनतम कितने व्यक्ति? तो 5। इस परिभाषा के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जिनका उद्देश्य इस धारा में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। इस धारा में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। इस धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होता समय विधि विरुद्ध नहीं था, कोई जमाव जो पहले जब इकट्ठा हुआ तो विधि विरुद्ध नहीं है, बाद में विधि विरुद्ध हो जाता है। विधि विरुद्ध जमाव स्वयं एक अपराध है, चाहे जमा हुए व्यक्तियों ने कोई कृत्य किया हो या नहीं। ठीक, तो एक बार फिर से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जिसका उद्देश्य इस धारा में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। इस धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होता समय विधि विरुद्ध नहीं है, बाद में विधि विरुद्ध हो जाता है। विधि विरुद्ध जमाव जो है स्वयं अपने आप में एक अपराध है, चाहे जमा हुए व्यक्तियों ने कोई अपराध किया हो या नहीं। तो यहाँ पे 10 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम 10 में से जो है 8 प्रश्न BHU एंट्रेंस में आए हुए हैं और ये प्रश्न PCS जुडिशरी या UP PCS मेंस लॉ से अगर देंगे तो वहाँ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आगे आने वाली वीडियोज़ में और जो है 30 से 35 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे जो BHU एंट्रेंस LLB
LLM PA LLB में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक, वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और जिसको PDF चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है FB ग्रुप, वर्चुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए FB ग्रुप जो बना है उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे ये PDF कुछ दिन बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नंबर जो है दे दें, या पिन पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक LLB के लिए उसका लिंक जो है कमेंट कर दिया जाएगा 2019 की परीक्षाओं के लिए। ठीक, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ जो भी वीडियो बनती है आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी।